नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। क्या हो हमारा मुद्दा? मोदी जी अमेरिका से लौट आए हैं या पंजाब में सिद्धू कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने में लगे हैं? बिहार में तेजस्वी या नीतीश जी ने कुछ बयान दे दिया है, या ये कि एक 2 साल की बच्ची का बलात्कार जिसको अंजाम दिया उसके ही चाचा ने और उसके बाद पूरा परिवार इस केस को रफा दफा करने और उस आदमी को, उस बलात्कारी को बचाने में जुट गया हो। क्या होना चाहिए इसमें से आज का हमारा मुद्दा? आप सोचिए, तब तक हम आपको आज के शो की खबरें बता देते हैं। पहली खबर हरियाणा पुलिस की गुंडागर्दी की, जहां जिला सचिवालय में बैठे बाप बेटी को पुलिस ने जबरन उठा लिया। अगली खबर गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी की, जिसने अभ्यर्थियों को गलत आंसर की बनाकर फेल कर दिया। और गुजरात सरकार ने कोरोना में फेल हुए या खराब हुए वैक्सीन के डोजों पर आखिरकार जवाब दिया है। और आखिर में बात बिहार के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रशासन की लापरवाही के चलते हो रही मरीजों की परेशानियों पर बात करेंगे। कुछ ऐसा होगा हमारा आज का जनता जंक्शन शो। आइए चलते हैं सबसे पहले मुद्दे की तरफ। आज का हमारा मुद्दा वही है, 2 साल की बच्ची का बलात्कार उसके चाचा के द्वारा किया जाना और उसके बाद पूरे परिवार का उस मामले को रफा दफा करने में जुट जाना। अक्सर हम बलात्कार की बात करते हैं, बलात्कार होने के बाद इंसाफ मिलने की बात करते हैं। इंसाफ नहीं होने की स्थिति में कानून और व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हैं और तमाम विरोध प्रदर्शन होते हैं ऐसे गलत काम की सजा ना मिलने के मामलों में। कई मामलों में जहां कई बार आरोप लगता है कि पुलिस और प्रशासन मिलकर मामले को दबा रहे हैं, लेकिन सोचिए, एक ऐसी जगह हो जहां पुलिस के सामने बलात्कार का आरोपी हो, लेकिन पीड़ित का परिवार उसको आरोपी मानने से इनकार कर दे। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्यों एक बलात्कार पीड़ित का परिवार बलात्कारी को आरोप से मुक्त करने पर तुल गया था। भागलपुर में 2 साल की बच्ची के साथ 21 मई 2020 को उसका चचेरा भाई या चाचा उसके साथ दुष्कर्म करता है। 23 मई 2020 को उसकी मां शिकायत करती है, पुलिस मेडिकल करवाती है और बनता है केस नंबर 164। बच्ची का एक वीडियो भी पुलिस के पास सबूत के तौर पर रहता है, जिसमें वो रोते हुए इशारों में उस अपराधी की तरफ उंगली करके बता रही थी कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी कृत्य हुआ है, वो इस व्यक्ति ने मेरे साथ किया है। जांच आगे बढ़ते ही परिवार के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है, समाज के लोग उलाहना देने लगते हैं और परिवार को परिवार का साथ देने की कस्में देने लगते हैं। और आखिर में बात यहां तक आ गई कि पुलिस के सामने पीड़िता की मां, पिता, दादा, घर की एक अन्य महिला और साथ में एक झोला छाप डॉक्टर ने साफ कह दिया कि यह व्यक्ति बलात्कार का आरोपी है ही नहीं। सभी लोग मामले को रफा दफा करने की जुगत में बैठ गए। कोर्ट में उन्होंने बयान दिया कि बच्ची को गाय के बछड़े ने मारा, जिसके बाद वो मवेशी के ऊपर गिर गई और खूंटे के ऊपर गिर गई, जिसके चलते उसके इंटरनल पार्ट्स में चोट लग गई। हालांकि सरकारी डॉक्टर ने उस दलील को खारिज करते हुए कहा कि ये चोट खूंटे से नहीं लगी हुई है, बल्कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि भी हो गई। कोर्ट को अंदाजा हो गया था कि परिजन सामाजिक दबाव के चलते सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने कार्यवाही तेज कर दी और सारे गवाहों और रिपोर्टों पर सुनवाई हुई। केस 164 के वीडियो में बिलखने और आरोपी की तरफ इशारा करने ने पुलिस का काम काफी आसान कर दिया। इसके बाद परिजनों के ना चाहते हुए भी पीड़ित 164 के बयान और मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों की दलील की वजह से 8 दिसंबर 2020 को दुष्कर्म का आरोप साबित हो गया। फिर हाल ही में उसको सजा दी गई, आजीवन कारावास और 25,000 का आर्थिक दंड। साथ ही सरकार की तरफ से पीड़िता को 5 लाख देने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया। लेकिन यह फैसला और यह पूरा केस मेरे दिमाग में घूम रहा है कि हमने कैसा समाज बना दिया है जहां अपराधी को सजा देना भी सामाजिक नजरों में गलत है। ये केस एक उदाहरण है उसके जैसे लाखों केस इस भारत में हर साल सिर्फ सामाजिक नजरों में बचने के लिए बेटी का नाम उछल गया तो शादी नहीं होगी, और अगर बलात्कार का आरोपी अपने घर का ही है, जो आंकड़े कहते हैं कि अधिकतर केसों में आरोपी जान पहचान वाले ही होते हैं,
और अगर ऐसी स्थिति में आरोपी घर का निकल जाता है तो घरेलू दबाव और बात बाहर निकल ना जाने के दबाव के चलते केसों को दबा दिया जाता है। ये कैसी परंपरा बन गई है और ये कैसा सामाजिक शर्म है जो एक अपराधी को अपराधी कहने से रोकता है। सोचिए, क्योंकि ये असल में सोचने का विषय है। खैर, आज का मुद्दा यहीं तक, बढ़ते हैं खबरों में। हरियाणा के करनाल जिला सचिवालय में बुधवार को पुलिस वालों की गुंडागर्दी देखने को मिली। एसपी कार्यालय के बाहर से बाप बेटी को छह पुलिसकर्मियों ने फिल्मी स्टाइल में उठा लिया। तीसरी मंजिल से जबरन उठाकर सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ले गए। इस दौरान दोनों रोते रहे और एक ही बात कहते रहे कि एक बार एसपी साहब से मिलने दो। लेकिन पुलिस वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, बल्कि वे दोनों को नीचे खड़ी पुलिस की प्राइवेट गाड़ी में जबरदस्ती डालकर ले गए। दोपहर के बाद सचिवालय में एसपी गंगाराम पुनिया से मिलने वालों की भीड़ जमा थी। इनके बीच कुरुक्षेत्र के बाप बेटी भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। उनके एसपी से मिलने से पहले ही 6 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों को पकड़कर वहां से ले जाने लगे। जब उन्होंने एसपी से मिलने के लिए वहीं पर रुकना चाहा तो वे उन्हें घसीटते हुए नीचे ले गए। लड़की चिल्ला रही थी कि हमारी सुनवाई तो कर लो, एक बार पहले बात तो सुन लो। वहीं लड़की का पिता भी कह रहा था कि हमें पहले एसपी साहब से मिलवा दो, फिर जहां मर्जी है ले चलना, यहां हम अपना पक्ष ही रखने आए हैं। उनका कसूर बस इतना था कि लड़की के ससुराल वालों ने उन पर मारपीट का केस दर्ज करवाया था, जबकि लड़की वालों ने ससुराल पक्ष पर 1 साल पहले दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवाया हुआ है। जुंडला चौकी के जांच अधिकारी एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि शाहपुर के परिवार ने इन पर मारपीट का केस दर्ज कराया है। उन्हें पिछले 1 महीने में कई बार जांच में शामिल होने के लिए बुलाया, किंतु वो नहीं आए और फोन पर पुलिस के साथ बदतमीजी करते रहे। आज जब पुलिस को पता चला कि दोनों अपने मामले को लेकर के एसपी से मिलने आए हैं तो गिरफ्तार कर लिया गया। सच में हरियाणा पुलिस, आपका गिरफ्तार करने का तरीका यह है कि कोई एसपी कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर के जाता है और आपसे अरदास करता रहता है कि साहब हमको थोड़ी देर के लिए मिल लेने दीजिए, और आप उसे जमीन पर घसीटते हुए, सीढ़ियों पर घसीटते हुए एक प्राइवेट गाड़ी में ले जाकर के गिरफ्तार कर लेते हैं। यह तरीका नहीं होता है सर। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षा में पहले ही गड़बड़ी करने वाली निजी कंपनी ने अब एमकॉम सेमेस्टर 2 के परिणाम में भारी भूल कर दी है। यह खबर गुजरात से है। इसमें 1500 छात्रों को फेल कर दिया गया है। इतनी संख्या में फेल हुए छात्र मंगलवार को यूनिवर्सिटी पहुंच गए। जांच की गई तो पता चला कि कंपनी ने प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्प ही गलत दे दिए थे। मंगलवार को फेल हुए 500 से ज्यादा छात्रों ने यूनिवर्सिटी में हंगामा किया। कुलपति किशोर चावड़ा ने विवाद खत्म करने के लिए छात्रों से कहा कि शाम तक सभी के परिणाम सुधार दिए जाएंगे। उसके बाद शाम को छात्रों को सुधरा हुआ परिणाम भेज दिया गया। मंगलवार को कडोदरा, वापी, नवसारी, कामरेज से 500 से ज्यादा छात्र छात्राएं और अभिभावक सीधे कुलपति के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि एमकॉम सेमेस्टर 2 का परिणाम गलत जारी किया गया है। उसके बाद इस मामले की जांच कराई गई। यूनिवर्सिटी ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिणाम जारी करते समय आंसर के विकल्प गलत दे दिए गए थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने तत्काल कंपनी से बात करके दोबारा परिणाम जारी करवाया। इसमें फेल छात्रों को पास कर दिया गया। एमकॉम सेमेस्टर 2 के परिणाम में भूल करने वाली कंपनी इससे पहले ऑनलाइन परीक्षा में भी गड़बड़ी कर चुकी है। 2 महीने पहले हुई ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कई छात्रों को गलत पासवर्ड और आईडी कार्ड दे दिए गए थे। इससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उस समय एक मीडिया संस्थान ने पड़ताल करके बताया था कि इस निजी कंपनी को बिना यूनिवर्सिटी के टेंडर के ऑनलाइन परीक्षा लेने से लेकर परिणाम जारी करने तक का काम कर दिया गया है। असल में जिस कंपनी को यूनिवर्सिटी ने यह काम सौंपा है उसका मूल काम पेपर छापने का है। देखने वाली बात होगी गुजरात सरकार इस पर क्या कार्यवाही करती है और विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर भी क्या कार्यवाही होती है। खैर, बढ़ चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी गुजरात विधानसभा से है। गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। विधानसभा का मानसून सत्र के पहले ही दिन 1 घंटे का प्रश्नकाल हुआ, जिसमें विरोधी पक्ष की ओर से सरकार से सवाल पूछे गए। विरोधी पक्ष द्वारा नई सरकार को घेरने का प्रयास किए जाने के बाद कोरोना के केस, मौत और टीकाकरण के डोज खराब होने तथा कमजोर कार्यप्रणाली सहित अनेक प्रश्न पूछे।
विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धरानी ने कहा कि कोरोना महामारी में गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की कमजोरी सामने आई है। साबरकांठा जिले में कोरोना के कारण मृतकों की संख्या गृह में 235 बताई गई है, लेकिन कांग्रेस के आरटीआई में मांगे गए जवाब से स्पष्ट हुआ है कि साबरकांठा के सिर्फ 5 नगर पालिकाओं में ही 219 लोगों की मृत्यु हुई है। गृह में सरकार ने 3864 लोगों की कुल मृत्यु होने का जिक्र किया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 10,081 बताए हैं। 16,000 बच्चे कोरोना काल में अनाथ हुए हैं। 106 नगर पालिकाओं में आरटीआई के अनुसार जनवरी 2019 से फरवरी 2021 तक 87,773, मार्च 2020 से 10 मई 2021 तक 1.25 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। विधानसभा प्रश्नोत्तरी काल में विधायक गनीबेन ठाकुर ने एक सवाल पूछते हुए कहा कि राज्य में कोरोना में एक मां और एक पिता गंवाने वाले बच्चों की संख्या 10,827 है, जबकि कोरोना के कारण मां और पिता दोनों को गंवाने वाले बच्चों की संख्या 211 है। माता पिता दोनों गंवाने वाले 4,000 सहायता और एक पिता और एक मां गंवाने वाले को 2,000 की सहायता की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने विधानसभा प्रश्नोत्तरी में अलग अलग विधायकों के प्रश्नों में अलग अलग जिलों में पंजीकृत मौतों के आंकड़े बताए गए। राज्य में पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण 33 जिलों में 3674 मृत्यु दर्ज हैं। 33 जिलों में 3674 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। टीकाकरण के मुद्दे पर खराब होने की बात राज्य सरकार ने आखिरकार स्वीकारी है। जनवरी से जुलाई 2021 के दौरान केंद्र सरकार ने गुजरात को 3.19 करोड़ डोज दिए थे। राज्य सरकार ने जुलाई महीने तक 3.32 करोड़ लोगों को डोज लगा दिए हैं। टीका वॉयल खोलने के बाद 4 घंटे तक इस्तेमाल करना होता है। समय बीत जाने पर डोज खराब हो जाने का जवाब विधायक पूजा भाई वंश के सवाल पर सरकार ने लिखित में दिया है। विधानसभा में सरकार ने स्वीकारा कि इस साल के 7 महीने में 8,33,466 टीकों का डोज बिगड़ा है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई तक कोविडशील्ड के 5,13,761 टीके के डोज बिगड़े और कोवैक्सीन के 3,19,705 डोज फेल हुए हैं। आखिर में खबर बिहार से। बिहार के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईसी के ऑपरेशन पर ब्रेक लग गया है, यानी वहां पर ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं और बाईपास सर्जरी तो सपना बन गई है। सर्जरी के लिए 6 डॉक्टरों के साथ एक पूरी टीम चाहिए, जबकि हॉस्पिटल में मात्र 1 सर्जन तैनात है। पटना से लेकर बिहार के अन्य जिलों से आने वाले मरीजों की हर दिन भीड़ लगती है, लेकिन कोरोना के कारण लगी ब्रेक अब तक नहीं हट सकी है। ऑपरेशन के लिए मरीजों को बाहर भेज दिया जाता है। ओपीडी में आए दिन 5% मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें ऑपरेशन की सख्त आवश्यकता होती है। सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन का दावा बहुत जल्द संसाधनों को बढ़ाने को लेकर है, लेकिन मरीजों को राहत मिलने में अभी भी काफी देर है। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में लगभग 1 साल से सर्जरी नहीं हो रही है। इसके उपकरण और संसाधनों में भी भारी कमी है। कोरोना काल में ऑपरेशन का काम थोड़ा बहुत जो पहले चल भी रहा था वो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। ओपीडी में भी भीड़ काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन संसाधन की कमी के चलते मरीजों को इलाज में काफी इंतजार करना पड़ रहा है। पटना में हृदय रोगियों की संख्या कोरोना काल में काफी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन इलाज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आईजीआईसी में कोई भी व्यवस्था या संसाधन नहीं बढ़ाए गए हैं। आईजीआईसी में संसाधन और डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए तो लोगों का मानना है कि 40% मरीजों को ऑपरेशन के लिए पटना से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मरीजों का कहना है कि अगर हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाएं और अच्छे उपकरण के साथ डॉक्टर्स की टीम रहे तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। अस्पताल में छोटे ऑपरेशन तो होते हैं, लेकिन बड़ी सर्जरी नहीं हो पाती है। एक ही एमसीएच डॉक्टर होने के कारण समस्या ये है, और मरीजों का लोड और बढ़ती हार्ट की समस्या के कारण और भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि छोटे ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े ऑपरेशन के लिए मशीनों में खराबी और संसाधन की कमी आड़े आ रही है। एंजियोग्राफी से लेकर ऑपरेशन के और मामलों में मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है।
संस्थान के डायरेक्टर सुनील कुमार का कहना है कि यहां सिर्फ एक ही सर्जन है, इस कारण से ऑपरेशन में काफी समस्या आ रही है और बड़े ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। एक ही कार्डियक सर्जन के कारण समस्या और भी ज्यादा है। डायरेक्टर का कहना है कि कोरोना के कारण भी समस्या आई है, कोशिश हो रही है कि मरीजों के लिए हर तरीके की व्यवस्था हो जिससे उन्हें अस्पताल के अलावा बाहर भटकना ना पड़े और उनको तमाम परेशानियों से बचाया जा सके। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, मिलेंगे कल इसी वक्त पर। हमें दीजिए इजाजत। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।